हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 11 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ यहाँ पर है, सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को 10% आरक्षण। झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं को नियुक्ति में सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने को सही बताते हुए एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण नहीं देने का निर्देश देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। शुक्रवार को जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होगी उसी समय का नियम लागू होता है। पहले की रिक्तियां भी नए नियम के तहत भरी जाती हैं। अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया और जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने 23 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। नियुक्ति के 2019 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस नियुक्ति में वर्ष 2015 से 2019 तक की रिक्तियां शामिल की गई थी और सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जा रहा था। सरकार के इस आदेश को रंजीत कुमार सिंह और अन्य एकल पीठ में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि इस नियुक्ति में 2015 से 2019 तक की रिक्तियां शामिल हैं। ऐसे में सवर्णों को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार ने वर्ष 2019 में सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। एकल पीठ ने लंबी सुनवाई के बाद विज्ञापन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि नियम बनने के पहले की रिक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। एकल पीठ के आदेश को सरकार ने चुनौती दी। एकल पीठ के इस आदेश को सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी। सरकार की ओर से कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। इसके समर्थन में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश भी पेश किए गए, जबकि जेपीएससी का कहना था कि उसने सरकार के नियमों के अनुसार ही विज्ञापन निकाला था। सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने 23 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 634 पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। कोर्ट के फैसले के बाद जेपीएससी अब अभियंताओं को नियुक्ति के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करेगा। पहले यह परीक्षा 22 जनवरी को होनी थी, लेकिन 21 जनवरी को हाईकोर्ट के एकल पीठ ने सवर्णों को पिछली रिक्तियों में आरक्षण को गलत बताते हुए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी थी। जेपीएससी ने सहायक अभियंता के कुल 634 पदों पर नियुक्ति के लिए 2019 में विज्ञापन निकाला था। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, बीकॉम बीएससी के द्वितीय वर्ष के परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीकॉम व बीएससी द्वितीय वर्ष के द्वितीय परीक्षा का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। परीक्षा नियंत्रक के नोटिफिकेशन के अनुसार सोमवार से छात्र मार्कशीट ले सकेंगे। सोमवार से आप मार्कशीट ले सकते हैं अगर आपका परिणाम जारी हो गया है तो। बगैर बीएड बनेंगे साहित्य और व्याकरण के शिक्षक। सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण और साहित्य के संविदा शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर अपर निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने शासनादेश में संशोधन जारी किया है। प्रदेश के 567 संस्कृत के जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें 1119 रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश अपर निदेशक माध्यमिक आराधना शुक्ला ने 24 जुलाई को जारी किया था। इसमें उत्तर मध्यमा स्तर पर व्याकरण व साहित्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता रखी गई थी, जबकि 2009 की नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं था। इसके खिलाफ सुभाष तिवारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने 7 सितंबर को नियमावली के अनुरूप संशोधन के आदेश दिए थे, जिसके क्रम में एडी डॉक्टर महेंद्र देव ने 8 सितंबर को शुद्ध पत्र जारी किया है। एडेड कॉलेजों में भी यही व्यवस्था। यह नियम सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की तरह है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के लिए बीएड अनिवार्य है, जबकि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का एक केंद्र बदला। यूपीपीएससी ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए 19 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रयागराज का एक केंद्र बदल दिया है। पूर्व में एसपी कॉन्वेंट स्कूल बेगम बाजार जो था उसको केंद्र बनाया गया था। उसके स्थान पर अब ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज करेला बाग को जिम्मेदारी दी गई है। अगर आपका प्रयागराज का ये सेंटर था एसपी कॉन्वेंट स्कूल बेगम बाजार, तो आप दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर अपना सेंटर ये चेक कर सकते हैं, आपका आप सेंटर बदल गया है। परीक्षा के फॉर्म में वसूली पर प्रधानाचार्य निलंबित। यूपी बोर्ड की 2022 परीक्षा के व्यक्तिगत फॉर्म में वसूली के आरोप में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा की प्रधानाचार्य ज्योत्सना सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में 8 सितंबर को प्रकाशित समाचार को आधार बनाकर की गई प्रारंभिक जांच में प्रधानाचार्य के दोषी पाए जाने पर अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी कर दिया। जांच अधिकारी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कार्यालय की वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी मधुलिका सिंह को जांच में पता चला कि 95 अभ्यर्थियों में से
206 रुपये के स्थान पर 1000 रुपया प्रति अभ्यर्थी लिया गया, जिसकी प्राप्ति रसीद अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। 9 अभ्यर्थियों ने इसकी लिखित पुष्टि की। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय नरेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को GAGIC कटरा का औचक निरीक्षण भी किया। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं पंचायत सहायक भर्ती में शुरू हुई आवेदकों की शिकायतें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए जहां एक और आवेदनों की भरमार लगी हो तो दूसरी ओर आवेदकों की शिकायतें भी शुरू हो गई। अभी तक 11 लोगों ने कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई है। ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक के पद पर लगातार आवेदन आ रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोग आवेदकों के खिलाफ आपत्ति भी दर्ज करा रहे हैं। विकासखंड शीतलपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत जमलापुर की आपत्तिकर्ता महिला का कहना है कि आवेदक अंकुर कुमार कठेरिया और किरण कठेरिया ग्राम प्रधान के परिवार के सदस्य हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं। इनका आवेदन जांच कर निरस्त किया जाना चाहिए। सगेट क्षेत्र की ग्राम पंचायत नगला बिके की आपत्तिकर्ता महिला का कहना है कि आवेदक निर्जय कुमार ने अपने अभिलेखों में हेराफेरी कर पंचायत सहायक पद के लिए आवेदन किया है। जांच कर आवेदन निरस्त करने की मांग की है। ADPRO मनोज कुमार का कहना है कि आपत्तियों का निस्तारण जांच कर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी 14 को करेंगे बड़ा आंदोलन। दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट रहा है। इको गार्डन में 17 दिन से धरना दे रहे कई अभ्यर्थी बीमार हो रहे हैं। सरकार की ओर से कोई सुनवाई न होने से नाराज अभ्यर्थियों ने 14 सितंबर को बड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अभ्यर्थियों को आरोप है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बावजूद 2486 अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अभ्यर्थी लक्ष्मी तिवारी ने बताया कि हिमांशु त्रिपाठी की तबीयत लगातार खराब हो रही है और उन्होंने सरकार से जल्द ठोस कदम उठाने की मांग की है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में हो सकती है 1500 तक वृद्धि। चुनावी साल में सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 1200 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इसकी घोषणा हो सकती है। बता दें कि विधानमंडल के मानसून सत्र में सरकार की ओर से सदन में पेश अनुपूरक बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की गई थी। इसी आधार विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय जल्द। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों का निर्णय कर सकती है। राज्य वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होनी है। इसमें इन संवर्गों से संबंधित पदों की विसंगतियों पर निर्णय हो सकता है। राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों व पदों से संबंधित विसंगतियों को लेकर फरवरी 2018 में अंतिम संसदीय शासन को सौंपी थी। इनमें से तमाम संवर्गों से संबंधित सिफारिशों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। इससे तमाम कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों की समस्याएं सुनकर प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग से विचार विमर्श कर अपनी संस्तुतियां दी हैं। मुख्य सचिव समिति का गठन किया था। अब 13 सितंबर को मुख्य सचिव सभा कक्ष में 12 बजे से इस समिति की पहली बैठक होगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की इस बैठक में राज्य वेतन समिति द्वारा 19 संवर्गों के संबंध में दी संस्तुतियों पर विचार होगा। मुख्य सचिव समिति जो भी निर्णय करेगी उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट अंतिम निर्णय करेगी। यहाँ पर इन संवर्गों से संबंधित संस्तुतियों पर होगा विचार। चतुर्थ श्रेणी कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, वाहन चालक, लिपिकी व आशुलिपिक संवर्ग, अधीनस्थ लेखा परीक्षा, सांख्यिकी, पुस्तकालय, अनुरेखक, ट्रेंसर एवं मानचित्रकार, ड्राफ्टमैन, डिप्लोमा इंजीनियर, अभियंता, फोटोग्राफर, कलाकार, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विद सहायक, विद अधिकारी, कंप्यूटर कर्मचारी, उर्दू अनुवादक व स्टोर कीपर संवर्ग पर यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। मेसी ने दिग्गज पेले को पीछे छोड़ा। साओ पालो लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल दागने वाले दक्षिण अमेरिकन खिलाड़ी बन गए हैं। तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में गोल दागने वाले दक्षिण अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं लियोनेल मेसी। मेसी ने विश्व कप क्वालिफायर मुकाबले में बोलिविया के खिलाफ हैट्रिक लगाई, जिससे अर्जेंटीना ने 3-0 से जीत दर्ज की। इससे मेसी के 153 मैचों में 79 गोल हो गए हैं। उन्होंने ब्राज़ील के दिग्गज पहले 77 गोल 92 मैच को पीछे छोड़ दिया है। बार्सिलोना छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन का दामन थामने वाले मेसी ने 14वें, 64वें और 88वें मिनट में गोल किए। यही नहीं, मेसी अर्जेंटीना की ओर से सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी बन गए। लियोनेल मेसी बोलिविया के खिलाफ 11 मैचों में 8 गोल कर चुके हैं, जो एक टीम के खिलाफ उनके सर्वाधिक गोल हैं। इस जीत के बाद अर्जेंटीना ने 20,000 दर्शकों के सामने कोपा अमेरिका ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया।
जो उन्होंने जुलाई में ब्राज़ील को हराकर जीती थी। यह मेसी का अर्जेंटीना के लिए पहला खिताब है। यहाँ पर इमेज दी गई है मेसी दर्शकों के सामने जुलाई में जीती कोपा अमेरिका की ट्रॉफी के साथ जश्न मनाते हुए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बीकॉम के 50 कॉलेजों का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 50 कॉलेजों के बीकॉम फाइनल वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम बिब की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मौखिक परीक्षा का नंबर नहीं उपलब्ध कराने के कारण 2 दर्जन से अधिक कॉलेजों का रिजल्ट रोक दिया गया है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से जुड़े जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर और मऊ से करीब 95 कॉलेजों में बीकॉम की पढ़ाई की जाती है, जिसे लेकर परीक्षाओं के बाद कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया। बीकॉम फाइनल वर्ष के परीक्षा परिणाम तैयार कर 50 कॉलेजों का परिणाम ऑनलाइन घोषित कर दिया गया है, जिसकी सभी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मौखिक परीक्षा का नंबर नहीं देने से कई कॉलेजों का रिजल्ट यहाँ पर फंसा है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं मंगल ग्रह से लिया चट्टानी मिट्टी का सैंपल धरती तक लाने में नासा को लगेंगे 10 साल। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर द्वारा मंगल ग्रह से एकत्रित चट्टान का सैंपल पृथ्वी तक लाने में 10 साल लगेंगे। इसमें कम से कम $4 अरब का खर्च आएगा। सैंपल लाने वाले रॉकेट का ईंधन मंगल पर बनाया जाएगा, क्योंकि धरती से ले जाना मुश्किल होगा। ईंधन के लिए ऑक्सीजन बनाने के लिए परसेवरेंस में ही मॉक्सी डिवाइस लगी है। इससे भविष्य में इंसानों के लिए ऑक्सीजन बनाने की संभावना को तलाशा जा रहा है। हालांकि अभी भी इस मिशन का बड़ा हिस्सा बाकी है, जिसमें अरबों डॉलर का खर्चा और कम से कम 10 साल का इंतजार बाकी है। दरअसल रोवर मिशन अकेला काम नहीं कर रहा है। इसका काम मंगल की सतह से ऐसे चट्टानी सैंपल इकट्ठा करना है जिनमें जीवन के निशान मिलने की उम्मीद हो। सैंपल लिया, अब आगे क्या? बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक परसेवरेंस के हिस्से का काम नासा को 2.7 अरब डॉलर का पड़ा है। इसके लिए एक रॉकेट सैंपल ट्यूब और रोवर के साथ मंगल पर जाएगा। रोवर परसेवरेंस का आखिर मंगल ग्रह पर ऐसा क्या है? अब सवाल उठता है कि आखिर इतने पैसे और संसाधन नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्यों खर्च कर रहे हैं? ऐसे बाद के दोनों मिशन के खर्च हिस्सा बयान करेगा। दरअसल करीब 50 साल पहले अपोलो मिशन चांद से सैंपल लेकर आया था, जिनकी विज्ञान के लिए कीमत अनमोल है। अभी तक मंगल पर भेजे गए सिर्फ 40% मिशन कामयाब रहे हैं। रोवर की खासियत, परसेवरेंस रोवर में मोबाइल लैब, कैमरे, रेडार, एक्सरे, स्पेक्ट्रोमीटर, ड्रिल और लेजर तक लगे हैं। हाई रेजोल्यूशन कैमरों की कीमत 2 करोड़ रुपए है। इसे मंगल के बर्फीले तापमान को भी झेलना है। रोवर सैंपल कलेक्ट करके रख लेगा और फिर करीब 10 साल तक इन्हें संभाल कर रखने का काम करेगा। संभाल कर रखा सैंपल ट्यूब कलेक्ट करेगा और रॉकेट में मौजूद सैंपल ट्यूब में लाकर रखेगा। एक और मिशन सैंपल लेने मंगल पर जाएगा। फिर तीसरा मिशन स्पेस में सैंपल लेगा और धरती पर ड्रॉप करेगा। मंगल से लाए जाने वाले सैंपल में जीवन की तलाश की जाएगी। ऐसे लौटेगा सैंपल। इस प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा होगा एक स्पेसक्राफ्ट, जो मंगल से सैंपल लेकर निकले रॉकेट का इंतजार कर रहा होगा। रॉकेट से सैंपल कलेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन की मदद से यह धरती की ओर आएगा और एक प्रवेश वाहन के जरिए धरती पर सैंपल छोड़ देगा। इन तीनों मिशंस की कीमत 7 से 9 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। इसके अलावा धरती पर इनके लौटने के बाद अध्ययन पर खर्च अलग होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं परिणाम जारी। प्रदेश को मिले 189 जनरल सर्जन व 7 रेडियोलॉजिस्ट। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 189 नए जनरल सर्जन और 7 रेडियोलॉजिस्ट मिल गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के तहत एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी श्रेणी 2 लेवल के जनरल सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। अगर आपने अप्लाई किया था तो आप अपना देख सकते हैं। जनरल सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट के 469 पद रह गए खाली। पुनर्विज्ञापन की संस्तुति। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं भर्ती के आश्वासन पर विज्ञापन का इंतजार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार से प्रतियोगी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने, हाल में संपन्न परीक्षा का परिणाम जल्द निकाले जाने और 25% प्रतीक्षा सूची जारी करने समेत अन्य मांगों को लेकर हुंकार भरेंगे। प्रतियोगी मोर्चा के प्रतिनिधि विक्की खान का कहना है कि मुख्यमंत्री कई सभाओं में टीजीटी एवं पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक चयन बोर्ड की ओर से अध्याचन मंगाकर विज्ञापन नहीं निकाला है। साथ ही चयन बोर्ड को शासन को लिखे गए समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थी इस आने वाले नए विज्ञापन में आवेदन न कर सकें, जिससे नए प्रतियोगियों को रोजगार का अवसर मिल सके।
टीजीटी पीजीटी 2021 का परिणाम अतिशीघ्र जारी हो। साथ ही पूर्व में समान वेतनमान पर चयनित हैं अपने अभ्यर्थन निरस्त कराने के लिए एक प्रत्यावेदन चयन बोर्ड को दे सकते हैं, अन्यथा उनसे लिए जाने की बाध्यता तय हो। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बदली व्यवस्था। पहली बार लिखित परीक्षा देंगे नेट और जेआरएफ अभ्यर्थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बदली व्यवस्था, क्रेडिट लेवल फर्स्ट में शामिल होना अनिवार्य। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सत्र 2021-22 की संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा क्रेडिट लेवल 1 में पहली बार नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों को भी शामिल होना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें पीएचडी में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी, जबकि इससे पूर्व नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा यानी क्रेडिट लेवल 1 में शामिल होने से पहले छूट मिलती थी और उन्हें सीधे इंटरव्यू देना होता था। आजमगढ़ भोपाल नए केंद्र। जिन शहरों में की प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में होनी है उनमें प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, पटना, भोपाल एवं नई दिल्ली शामिल हैं। आजमगढ़ और भोपाल में पहली बार केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुवाहाटी, जयपुर एवं तिरुवनंतपुरम में केवल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र होंगे। जयपुर को भी पहली बार केंद्र बनाया गया है। हॉस्टल के लिए भरना होगा विकल्प। जो अभ्यर्थी हॉस्टल की सुविधा चाहते हैं उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में इसका विकल्प भरना होगा। हॉस्टल समेत एनसीसी, दिव्यांग श्रेणी, खेलकूद, विश्वविद्यालय संगठक, महाविद्यालय के अध्यापक एवं कर्मचारी के पालियों के बारे में विवरणिका में पूरी जानकारी दी गई है। विवरणिका एबीवी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से वेबसाइट से ये देख सकते हैं। आप समाजशास्त्र में भी कर सकेंगे स्नातक। में समाजशास्त्र विभाग तो है, लेकिन वहाँ स्नातक की पढ़ाई नहीं होती है। सत्र 2021-22 से स्नातक के लिए पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र को भी शामिल कर लिया गया है, जिसके लिए 60 सीटें निर्धारित की गई हैं। प्रवेश परीक्षा से संबंधित बिंदु देख लेते हैं। पीजीएटी 1 की प्रवेश परीक्षा के भाग ए में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होंगे और भाग बी में 1 या 2 विषय चुनने का विकल्प दिया जाएगा। पीजीएटी 2 में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग अर्हताएँ होंगी। सभी प्रवेश परीक्षाओं के प्रवेश पत्र परीक्षा की तिथि से 1 सप्ताह पूर्व डाउनलोड किए जा सकेंगे। किसी भी उपस्थिति में आवेदक को विहित परीक्षा केंद्र के अतिरिक्त अन्य परीक्षा केंद्र में शामिल होने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। किसी भी स्थिति में आवेदक को वैध परिचय पत्र और प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। आवेदन के बाद किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा, इसलिए आप सावधानीपूर्वक अपना आवेदन करें। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं 22 साल बाद 2 किशोरियों में खिताबी जंग। यूएस ओपन में इतिहास में महिला एकल में इस बार फिर कमाल देखने को मिला है। 22 साल बाद पहला मौका होगा जब खिताब के लिए 2 युवा खिलाड़ियों में भिड़ंत होगी। एमा रडुकानु और लैला फर्नांडिज ने चमत्कारिक प्रदर्शन करते हुए गुरुवार रात को फाइनल में जगह बनाई। ओपन युग में यह पहला मौका होगा जब कोई गैर वरीय खिलाड़ी खिताब पर कब्जा करेगा। 150वीं वरीय खिलाड़ी हैं एमा रडुकानु और 44 साल बाद ब्रिटेन की कोई महिला फाइनल में पहुंची है। 73वीं विश्व रैंकिंग है लैला फर्नांडिज की और एक एकल खिताब जीता है फर्नांडिज ने। युवा जोश के साथ कौशल। ब्रिटेन की 18 वर्षीय क्वालिफायर रडुकानु और कनाडा की 19 वर्षीय गैरवरीय फर्नांडिज में कई समानताएं हैं। दोनों तेज और चपल हैं। वे मुश्किल शॉट को भी आसानी से दूसरे पार पहुंचाने में निपुण हैं। वे अपनी अधिक मशहूर और अनुभवी प्रतिद्वंदियों की परवाह नहीं करती। दोनों किशोरी हैं। यूएस ओपन में गैरवरीयता प्राप्त हैं। यूएस ओपन में दर्शकों का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और वे पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। 1999 के बाद दोनों युवा एमा और लेना शनिवार को आर्थर एस स्टेडियम में खिताब के लिए आमने सामने होंगी। यूएस ओपन में 1999 के बाद यह पहला अवसर है कि जबकि 2 किशोरियां फाइनल में खेलेंगी। तब 17 साल की सेरेना विलियम्स ने 18 साल की मार्टिना हिंगिस को हराया था 1999 में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।